जय श्री राम बच्चों। मैं शिव भक्त एम के सर आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के मैथ्स। और जिन बच्चों को मैथ्स में डाउट रहती है या फिर मैथ्स थोड़ी सी हार्ड लगती है तो वो जरूर वीडियो को देखें, समझे, सीखे और उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कैसा आपको समझ में आया और कितना आपको समझ में आया। यदि कोई टॉपिक, कोई पॉइंट यदि आपका रह जाता है जो आपको नहीं समझ में आया हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का जो चैप्टर नंबर 1 है, रिलेशन एंड फंक्शन। उसकी हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में यदि हम पढ़े तो जैसे पहले हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। जैसे कोई सेट ए आपको गिवन है, जैसे 1 2 3, और सेट बी गिवन है आपको, जैसे मान लो 4 5 एंड 6। ये दो सेट गिवन है तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी की यदि हम बात करें तो ए क्रॉस बी मतलब ए क्रॉस बी को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, जैसे ए कोमा बी, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, जिस एक एलिमेंट ये और दूसरा एलिमेंट ये, तो इसको क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ए कोमा बी, यू नो दैट वेरी वेल, इज नॉट इक्वल्स टू बी कोमा ए, दोनों इक्वल नहीं होते। ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है, ठीक है। जिस तरह से आप कोऑर्डिनेट दर्शाया करते हैं किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 कोमा y1, दैट इज द ऑर्डर्ड पेयर। तो यदि हम बात करें a कोमा b इक्वल्स टू b कोमा a, देन वी कैन से दैट a एंड b बोथ आर इक्वल। ऐसा तभी होता है जब a और b इक्वल हो। तो a क्रॉस b क्या होता है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करता हो और सेकंड एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करता हो, उसको क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब जैसे कि हम ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन 1 4 1 5 1 6, 2 4 2 5 2 6 और 3 4 3 5 and 3 6. This is the collection of ordered pair and it is called A cross B and the Cartesian product of set A and B. इसको आप बाय मैपिंग से भी समझ सकते हैं। मैपिंग से कैसे, ये तो सेट ए है, ये सेट बी है। ए के एलिमेंट आपके पास क्या है, 1 2 एंड 3, और सेट बी के एलिमेंट क्या है, 4 5 6। तो जो हम बात करें ऑर्डर्ड पेयर की, तो मतलब 1 को 4 से कनेक्ट करा दिया, 5 से कनेक्ट करा दिया, 6 से कनेक्ट करा दिया, 2 को 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 3 को 4 से, 5 से और 6 से, ठीक है। ऐसे हमने इनको मल्टीप्लाई करा दिया। 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये है मैपिंग, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि 1 की इमेज 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। इनको तो बोल देते हैं इमेज, मतलब 1 की इमेज 4, 1 की इमेज 5, 1 की इमेज 6, और इनको बोल देते हैं प्री इमेज। मतलब 4 की प्री इमेज 1, 4 की प्री इमेज 2 भी है, 4 की प्री इमेज 3 भी है, ऐसे बोलते हैं। इनको तो बोल देते हैं प्री इमेज, इनको बोल देते हैं इमेज। दिस इज द मैपिंग। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब ये सभी एलिमेंट सभी से कनेक्ट हो, ठीक है। अब कोई भी जो रिलेशन डिफाइन होता है वो ए क्रॉस बी में से ही डिफाइन होता है। मतलब इसके इनमें से कुछ एलिमेंट हो जाए, सभी एलिमेंट हो जाए, मतलब आर, वी कैन से दैट आर, कोई भी रिलेशन आर सबसेट इक्वल ऑलवेज ए क्रॉस बी इफ द रिलेशन आर डिफाइन सेट ए टू सेट बी। तो कोई भी रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है।
एक होता है फंक्शन, फंक्शन की भी हम आगे बात करेंगे। तो फंक्शन भी जो डिफाइन होता है वो ए क्रॉस बी में से डिफाइन होता है, ठीक है। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन बनता है और रिलेशन से फंक्शन बनता है, ठीक है। तो फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन ही है। तो अब आप रिलेशन की, अब इसके लिए आपको सेट ए और बी किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है उस तरह की कोई प्रॉपर्टीज आपको गिवन होती है कि जैसे मैंने लिखा एक रिलेशन आर इक्वल्स टू द कलेक्शन ऑफ ordered pair A comma B such that A is less than B. All of set A belongs to set element A belongs to set A and the B belongs to set B. This is the relation A less than B. तो यदि हम इस रिलेशन की बात करें R इक्वल्स टू, तो A तो किससे बिलोंग करेगा, सेट A से, और B किससे बिलोंग करेगा, सेट B से। तो वन इनमें से किससे छोटा है, ये क्या कह रहा है, A लेस देन B मींस A छोटा है किससे, B से। तो वन तो चारों से ही छोटा है, मतलब तीनों से ही छोटा है। 1,4 इस रिलेशन का एलिमेंट होगा, 1,4, 1,5, 1,6। और यदि हम बात करें टू, फिर टू भी, तो टू की बात करेंगे तो टू भी 4 से छोटा है, 5 से भी छोटा है, 6 से भी छोटा है। तो इसके एलिमेंट और क्या हो जाएंगे, 2, 4, 2, 5 एंड 2, 6। और यदि हम 3 की बात करें तो 3 जो एलिमेंट है वो भी 4 से भी छोटा है, 5 से भी छोटा है और 6 से भी छोटा है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3,4, 3,5 एंड 3,6। दिस इज द रिलेशन आर। और हम यदि कहें कि इसमें तो सभी ए क्रॉस बी के इक्वल है, तो देखो हमने कहा आर जो है ए क्रॉस बी के इक्वल भी हो सकता है और आर जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी होगा। लेकिन ये जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी, लाइक यू नो दैट दिस इज द दुनिया, इसी में जितनी भी बातें होगी सब ए क्रॉस बी में से ही बातें होगी, ठीक है। अब यदि हम एक और रिलेशन की बात करें, आर इक्वल्स टू A comma B such that A equals to B and all of set element A belongs to set A and B belongs to set B। यदि हम इसकी बात करें, अब इसके एलिमेंट की बात करें तो R इक्वल्स टू, देखो आप इसका कौन सा एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के इक्वल है, नहीं 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 गुरुजी, ये 1 2 3 है, ये 4 5 6 है, तो इक्वल तो कोई नहीं। आप 2 की बात करोगे तो 2 भी इक्वल नहीं है, 3 की बात करोगे तो 3 भी इक्वल नहीं है। तो आप क्या कहोगे, गुरुजी कोई भी एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इस रिलेशन का एलिमेंट हो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसा ब्रैकेट लगा देंगे, इसको क्या बोलते हैं, फाई, ये बोल सकते हैं, या फिर और हम फाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहां से देखो इन दोनों रिलेशन की यदि हम बात करें कि जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है उसको हम बोल देते हैं वॉइड रिलेशन, ठीक है, और नल रिलेशन, वॉइड रिलेशन। जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो उसको हम बोलते हैं वॉइड रिलेशन। और यदि कोई एक रिलेशन आर ए क्रॉस बी के इक्वल आ जाए, ठीक है, इफ वी कैन से दैट आर इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, देन वी कैन से दैट दिस इज द यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे इसमें हमने देखा कि ये जो रिलेशन है इसमें ए क्रॉस बी के सभी एलिमेंट है, तो इसको तो हम बोलेंगे वॉइड रिलेशन और इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। तो हमने क्या सीखा कि गुरुजी हमने ये सीखा कि कोई भी जो रिलेशन है वो आर कोई रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का या तो सबसेट होगा या फिर उसके इक्वल होगा। इफ आर इक्वल्स टू ए क्रॉस बी देन वी कैन से दैट दिस इज द यूनिवर्सल रिलेशन। वो क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। यदि हम बात करें आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी देन इट इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन। उसमें मतलब आर इज इक्वल्स टू 5, जैसे मान लो आर जो है वो हमारे पास आया 5, ठीक है, एक भी एलिमेंट नहीं हो किसी रिलेशन में, तब हम उसको क्या कहते हैं, वॉइड रिलेशन कहते हैं। क्लियर है, चलो और आगे बात करते हैं। जैसे हम बात करें यदि टाइप ऑफ रिलेशन के, कैसे कैसे रिलेशन गिवन हो सकते हैं, देखो जैसे मान लो आपको ये कह दिया एक रिलेशन आर जो है
वो है ए कोमा बी, और ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट ए इज ब्रोदर ऑफ बी। इस तरह से कह दिया एक रिलेशन कि ए बी का भाई है, और ए और बी आपको दे दिया, जैसे मान लो सेट ए एंड बी बोथ आर सेट ए इज द नंबर ऑफ बॉयज एंड बी इज द नंबर ऑफ पीपल। पीपल मतलब जिसमें बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकती है, ठीक है। इस तरह से कोई भी ए और बी ये सेट जो है वो आपको गिवन होंगे, तो इस टाइप से रिलेशन। और यदि हम बात करें जैसे आर इक्वल्स टू ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ए इज फादर ऑफ बी, ए जो है वो बी का फादर है, पिता है। और यदि हम बात करें देखो आर इक्वल्स टू ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट ए एंड बी आर लिव इन सेम लोकेलिटी। सेम लोकेलिटी का मतलब कि जो ए और बी है वो दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, दैट इज मींस ए एंड बी आर लिव इन सेम लोकेलिटी, मतलब इस तरह से। या फिर और आपको कह दे कि आर इक्वल्स टू ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी such that a greater than equal b square, all of a belongs to set a and b belongs to set b। इस तरह से दे दे दिस इज द टाइप ऑफ रिलेशन, किसी भी टाइप से क्वेश्चन गिवन हो सकता है। और अब रिलेशन के टाइप की जैसे हमने अभी बात करी, एक तो वॉइड रिलेशन की बात करी, एक यूनिवर्सल रिलेशन की बात करी। तो गुरुजी आपने दो रिलेशन बताए, क्या इन दो के अलावा और भी कोई रिलेशन के टाइप होते हैं क्या? हाँ होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करें। जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? खुद का खुद से रिलेशन हो, और किसी से भी हो, बट खुद का खुद से यदि रिलेशन है, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर सेकंड टाइप में हम बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि यदि ए का रिलेशन बी से है तो सेट एलिमेंट बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए। इफ ए रिलेटेड टू बी देन बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। तो फिर उस रिलेशन को क्या कहते हैं? हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। एक रिलेशन होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। व्हाट इज द ट्रांजिटिव रिलेशन? इफ ए related to B and B related to C, then A related to C, then it is called transitive relation। अब हम इनकी बात करते हैं। देखो जैसे पहले तो हम डेफिनेशन वन की बात करें। क्या है डेफिनेशन वन? ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड इम्पटी रिलेशन। वॉइड रिलेशन भी बोल देते हैं, इम्पटी रिलेशन भी बोल देते हैं। एक और नाम है वॉइड रिलेशन। if no element of A is related to any element of A means R equals to phi। phi सबसेट किसका? A क्रॉस A का। मतलब कोई एक रिलेशन है जो सेट A टू सेट A में डिफाइन है, ठीक है। तो हम यदि R जो है कुछ इस प्रकार का रिलेशन है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, कि सेट A का कोई भी एलिमेंट सेट A के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो हम उस रिलेशन को क्या कहते हैं? इम्पटी रिलेशन बोल देते हैं, वॉइड रिलेशन बोल देते हैं। मतलब सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है या रिलेटेड नहीं है, दैट इज कॉल्ड इम्पटी रिलेशन। नाम से भी पता चल रहा है एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में एक भी कलेक्शन, एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इम्पटी रिलेशन। क्लियर है? जैसे इसका कोई एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो जैसे मान लो सेट ए इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल बॉयज। एक सेट ए जो है वो सभी बॉयज का सेट है जिसमें केवल बॉयज है, और एक रिलेशन आर आपको ये गिवन है ए कोमा बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी।
यदि हम इस तरह की बात करें ऑल ऑफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, देन वी कैन से दैट कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, कि ए जो है वो बी की सिस्टर है। तो इसमें तो सभी बॉयज ही है, इसमें गर्ल्स है नहीं, सिस्टर के लिए तो गर्ल होनी चाहिए देखो। ठीक है, तो ये रिलेशन कैसा होगा, एक इसमें कितने एलिमेंट होंगे, आर इक्वल्स टू नो एनी एलिमेंट रिलेटेड टू सेट ए, कि कोई भी एक लड़का दूसरे लड़के की सिस्टर नहीं है, ब्रदर हो सकता है बट सिस्टर तो नहीं हो सकता क्योंकि बॉयज है। ठीक है, तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ये रिलेशन कैसा हुआ, इंपटी रिलेशन। ठीक है, तो इस टाइप के जो रिलेशन है उनको क्या बोलते हैं, इंपटी रिलेशन। फिर यदि हम और बात करें नेक्स्ट डेफिनेशन टू, a relation R in a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A, R equals to A क्रॉस A। जैसे हमने अभी बात भी करी थी कि जैसे मान लो सेट A जो है वो आपको गिवन है 1 2 3, और एक सेट B जो है वो आपको गिवन था 4 5 6। तो यदि एक रिलेशन आर जो है वो आपको इस तरह से गिवन है ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन बी, ऑल ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो ये रिलेशन किस टाइप का रिलेशन था, इसमें यदि हमने आर देखा था तो आर किसके इक्वल आया था, ए क्रॉस बी। तो सिंपल वर्ड में आप इस रिलेशन को इस तरह से समझो कि कोई रिलेशन यदि सेट ए टू सेट ए में ही डिफाइन है, और इस प्रकार से डिफाइन है कि रिलेशन आर इज इक्वल्स टू ए क्रॉस ए, देन वी कैन से दैट दिस इज द यूनिवर्सल रिलेशन। बट यदि एक कोई रिलेशन आर सेट ए टू सेट बी में डिफाइन है, तो यदि हम वो आर जो है इक्वल है ए क्रॉस बी की, तो हम उस रिलेशन को क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। दिस इज द यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब देखो नाम से भी पता चल रहा पूरी दुनिया। ठीक है, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, सब। ठीक है, तो यूनिवर्सल रिलेशन की यदि हम बात करेंगे तो कोई भी रिलेशन यदि ए क्रॉस बी के इक्वल है, देन वी कैन से दैट दिस इज द यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर है, चलो और हम आगे बात करें फिर। डेफिनेशन 3 क्या है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर। मतलब जैसे पहले की हम बात करें कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें कि जैसे मान लो सेट ए इक्वल्स टू आपको गिवन है 1 2 3, और एक आर जो है वो सेट ए टू सेट ए में डिफाइन है, तो इसमें कौन से एलिमेंट होने चाहिए, सभी एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। दिस इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सभी एलिमेंट का खुद से मतलब कि 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से रिलेशन होना चाहिए। इनके अलावा और भले ही 1 का किसी से भी हो, 2 का भी किसी से हो, 3 का भी किसी से भी हो, ठीक है, और कोई भी हो, बट सभी एलिमेंट का 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। या फिर हम और क्या कह सकते हैं, और हम ऐसे कह सकते हैं कि R इक्वल्स टू A कोमा A सच दैट ऑल ऑफ A बिलोंग्स टू सेट A, कि सभी एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए, जो मतलब A के सेट A है उसमें जितने भी एलिमेंट गिवन है उन सब का खुद से रिलेशन होना चाहिए। दिस इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर सेकंड यदि हम बात करें सिमेट्रिक रिलेशन की, तो सिमेट्रिक रिलेशन ये कहता है कि सर इफ A related to B then B is also related to A, all of A कोमा B belongs to set A, कि यदि कोई R कोई रिलेशन है वो A से B में A से A में ही डिफाइन है, तो यदि एक का रिलेशन दूसरे एलिमेंट से है तो दूसरे का रिलेशन भी पहले एलिमेंट से होना चाहिए। यदि R इक्वल्स टू यदि हम बात करें कि A कोमा B यदि है, तो फिर इसमें B कोमा A भी होना चाहिए सभी एलिमेंट के लिए। ठीक है, यदि इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन है। कि मतलब जैसे इस रिलेशन की यदि हम बात करें कि 1 रिलेटेड है 2 से, तो फिर 2 भी रिलेटेड होना चाहिए था किससे, 1 से।
2 1 भी इसमें होना चाहिए सभी एलिमेंट के लिए। तो 2 1 तो इसमें नहीं है, तो हम इस रिलेशन के लिए क्या कहेंगे, ये सिमेट्रिक नहीं है। और 3 का 2 से है तो 2 का भी 3 से होना चाहिए, 1 का 3 से है तो 3 का भी 1 से होना चाहिए सभी एलिमेंट। यदि एक भी एलिमेंट ऐसा है जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता तो फिर वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्लियर है। फिर यदि हम बात करें थर्ड ट्रांजिटिव रिलेशन की, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। कि यदि ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तब यदि ए का रिलेशन सी से भी है तो फिर उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये केस 1 फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। एक और सिचुएशन में रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव होता है। कौन सा, किस टाइप का, कि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर बट बी कोमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये, या आप इसके लिए यूं कह सकते हो कि नॉट डिफाइंड। ठीक है। जो ये डिफाइन ही नहीं है कि ए का रिलेशन तो बी से है बट बी का रिलेशन सी से, इट इज नॉट डिफाइंड, ये पॉसिबल ही नहीं है, तब भी हम उस सिचुएशन में भी रिलेशन को क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। यदि ये सिचुएशन डिफाइन ही नहीं हो, और यदि डिफाइन है तो फिर हम इस पे बात करेंगे कि यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन ए कोमा सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन द रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव रिलेशन। और दूसरा केस क्या, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर बट ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, इट इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन ही नहीं है। दूसरी कंडीशन जो है, ये दो कंडीशन तो हमें गिवन होती है, हम खुद लेते हैं, ये थर्ड कंडीशन को चेक करते हैं। ये तो गिवन है, और ये दोनों गिवन है, उसके बाद हम इस कंडीशन की बात करेंगे। बट इन दिस सिचुएशन यदि ये तो डिफाइन है बट ये डिफाइन ही नहीं है, तो भी फिर हम इस रिलेशन को क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। क्लियर है। अब चलो इसके एग्जाम्पल करते हैं। हम जो एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1, उसके एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, तो ये सारी चीजें जो डेफिनेशन हमने पढ़ी वो और क्लियर हो जाएगी। जैसे एक और डेफिनेशन 4 क्या है, देखो, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यदि कोई एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो फिर हम उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। मतलब कि एक रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। मतलब ये क्या सिचुएशन, रिफ्लेक्सिव। और सेकंड, यदि वही रिलेशन आपके पास सिमेट्रिक भी है, आपने सिमेट्रिक चेक किया तो वो रिलेशन सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक मतलब कि यदि ए का रिलेशन बी से है तो फिर बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वो कैसा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। और यदि हम थर्ड की बात करें कि ट्रांजिटिव भी हो साथ में। Transitive means if A related to B and B related to C, then A is also related to C, then it is called transitive relation. Or if A related to B but B related to C, it is not defined, तो भी ये रिलेशन कैसा होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो यदि कोई एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों है, तो फिर वो रिलेशन कैसा क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 1, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज इन स्कूल। एक जो सेट ए आपको गिवन है, सेट ऑफ ऑल बॉयज इन
योर स्कूल, आपकी स्कूल, मतलब आपकी स्कूल के सभी बॉयज का जो सेट है उसको सेट ए नाम दिया है। शो दैट द रिलेशन आर इन ए गिवन बाई आर ए कोमा बी, जैसे हम बात करें आर इक्वल्स टू ए कोमा बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी, जैसे हमने स्टार्टिंग में इसी एग्जांपल की बात करी थी, इज द इम्पटी रिलेशन एंड आर डैश ए कोमा बी द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर इज द यूनिवर्सल रिलेशन। तो आपको ये बताना, तो यदि हम इसकी बात करें ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो इसमें तो सिस्टर तो है ही नहीं, सिस्टर मीन्स फीमेल, तो फीमेल तो इसमें है ही नहीं, फीमेल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे आर जो होगा वो क्या होगा, इम्पटी रिलेशन होगा, एक भी एलिमेंट इसमें नहीं होगा, क्योंकि कोई भी इनमें से कोई किसी की सिस्टर नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा रिलेशन हुआ, इम्पटी रिलेशन। बट अब आगे आर डैश की बात क्या कर रहा, आर डैश इक्वल्स टू ए कोमा बी सच दैट द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर, कि मतलब कोई भी दो लड़कों की जो हाइट का डिफरेंस है वो 3 मीटर से कम होना चाहिए। तो 3 मीटर का मतलब कितना हुआ, देखो 3 मीटर यू नो दैट लगभग 1 मीटर इतना होता है, तो 3 मीटर तो काफी हो जाएगा। देखो तो कोई भी दो लड़कों की हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम होना चाहिए। तो ऐसा तो कोई भी बच्चा नहीं होगा जिन दो लड़कों की हाइट का डिफरेंस जो है 3 मीटर से ज्यादा हो, पॉसिबल ही नहीं है। 3 मीटर का ये कोई एक बच्चा नहीं होता। ठीक है, तो सभी बच्चों की जो हाइट का डिफरेंस है वो 3 मीटर से तो कम ही होगा। ठीक है, तो वी कैन से दैट आर डैश इज इक्वल्स टू ए क्रॉस ए, कि मतलब आर डैश जो होगा वो सभी जो बॉयज है, सभी जो एलिमेंट है वो सबसे रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि आपस में यदि आप किसी भी दो बच्चों की हाइट की डिफरेंस की बात करोगे तो ऑल डिफरेंस ऑफ हाइट्स इज लेस देन 3 मीटर। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे आर डैश इक्वल्स टू ए क्रॉस ए, तो ये कैसा रिलेशन है जो ए क्रॉस ए के बराबर आ जाए, उसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। दिस इज द यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर है? चलो, और हम अगले एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 2। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। टी एक कोई सेट टी आपको गिवन है, क्या सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन विथ आर ए रिलेशंस इन टी गिवन बाई, अब इस सेट टी में डिफाइन एक रिलेशन आर जो है वो आपको क्या गिवन है, T1 comma T2. T1 is related to T2 such that T1 is congruent to T2 so that R is an equivalence relation, कि R जो है वो एक equivalence relation है। Equivalence relation का मतलब क्या होना चाहिए कि वो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, वो रिलेशन सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और वो रिलेशन ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। यदि कोई एक रिलेशन तीनों को फॉलो करता है, तीनों रिलेशन है, तो हम उस रिलेशन को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो हम बात करें यदि पहले रिफ्लेक्सिव की, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव की यदि हम बात करें कि रिफ्लेक्सिव मींस T1 रिलेशन टू T1। ठीक है, सभी ट्राइंगल का खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो ये जो है रिलेशन वो क्या कह रहा है, देखो सच दैट T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T1।
अब कॉन्ग्रेंसी मीन्स क्या होता है, कॉन्ग्रेंट क्या होते हैं, all corresponding parts are equal if two triangle have all three sides, three corresponding sides are equal and three corresponding angle are also equal, then we can say that both triangle are congruent. यदि कोई दो ट्राइंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है और तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है, तो वो दोनों ट्राइंगल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, मतलब एग्जैक्ट फोटोकॉपी। कॉन्ग्रेंसी मींस एग्जैक्ट फोटोकॉपी, डिट्टो, सेम हाइट सेम लेंथ सब बिल्कुल एज इट इज। तो यदि हम बात करें कि खुद का रिफ्लेक्सिव के लिए खुद का खुद से रिलेशन, तो T1 का रिलेशन यदि T1 की बात करें तो T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T1, खुद खुद के मतलब कॉन्ग्रेंट होता है, सभी ट्राइंगल जो है खुद खुद के कॉन्ग्रेंट होते हैं। सो दिस इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बट इफ वी टॉकिंग अबाउट सिमेट्रिक, तो एक जो रिलेशन आर है वो आपको इस तरह से गिवन है कि T1 रिलेशन टू T2 सच दैट T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2। यदि T1 जो है वो T2 के कॉन्ग्रेंट है तो फिर T2 भी T1 के कॉन्ग्रेंट होगा। भाई यदि पहले ट्राइंगल की जो सभी साइड और एंगल दूसरे ट्राइंगल के इक्वल है, तो दूसरे ट्राइंगल की भी सभी साइड और एंगल जो है वो पहले वाले ट्राइंगल के भी इक्वल होगी, सिंपल। तो हम लिखेंगे इफ T1 रिलेटेड टू T2 देन T2 comma T1 such that T2 is also congruent to T1। यदि T1 T2 के congruent है तो T2 भी T1 के congruent होगा। So this relation is also symmetric relation। But if we talking about transitive, यदि हम ट्रांजिटिव रिलेशन की यदि बात करें तो ट्रांजिटिव रिलेशन की यदि मान लो आर जो है वो आपको गिवन है कि T1 कॉमा T2 सच दैट T1 इज कॉन्ग्रेंट T2 एंड एक रिलेशन आर जो है वो आपके पास ऐसा है T2 कॉमा T3, मतलब T2 इज कॉन्ग्रेंट टू T3। यदि T1 T2 के कॉन्ग्रेंट है और T2 T3 के कॉन्ग्रेंट है, मतलब जैसे हम कोई ये ट्राइंगल की बात करें कि इसकी और इस ट्राइंगल की सभी तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड और तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल है क्या है, कॉन्ग्रेंट। ये आपके पास T1 है, ये T2 है। और यदि हम बात करें कि एक और ट्राइंगल T3 की, तो इस ट्राइंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड और इस ट्राइंगल के तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है, मतलब ये भी दोनों कॉन्ग्रेंट है। तो यदि हम बात करें T1 और T3 की, तो T1 की भी तो सभी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड इस ट्राइंगल के भी इक्वल होगी, क्योंकि इसकी साइड इसके इक्वल है, इसकी साइड इसके इक्वल है। जैसे आप ऐसे बोल सकते हो कि मान लो 3 बच्चे हो, एक बच्चे की हाइट इसके इक्वल है और इस बच्चे की हाइट इसके इक्वल है, तो इन दोनों की हाइट भी इक्वल होगी। तो सेम इसके तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है और इस ट्राइंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है। तो फिर इन दोनों ट्राइंगल की भी तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड और तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। सो वी कैन से दैट T1 इज ऑल्सो रिलेटेड टू T3। तो हम क्या कहेंगे, देन R equals to T1 comma T3, so T1 is also congruent to T3। अब यदि हम बात करें कि इस रिलेशन के बारे में कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, सो वी कैन से दैट दिस रिलेशन विल बी इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों को फॉलो कर रहा है, तो ये रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट की यदि हम बात करें, एग्जाम्पल नंबर 3 की यदि हम बात करें कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस
सो L क्या गिवन है आपको, सेट ऑफ ऑल लाइंस, ये आपको L गिवन है। आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर, एक रिलेशन आर जो है वो आपको किस तरह से डिफाइन है, L1 कोमा L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, कि मतलब एक प्लेन में जितने भी सभी लाइंस है उन लाइन की हम बात कर रहे हैं, और रिलेशन आपको गिवन है कि L1 रिलेशन L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, कि एक L1 है दूसरी L2 है और दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, दिस इज द L1, दिस इज द L2, बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर गिवन है। परपेंडिकुलर मींस दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। show that R is symmetric but neither reflexive nor transitive। तो यदि हम रिफ्लेक्सिव की बात करें, तो यदि हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो क्या कहेंगे कि R इक्वल्स टू L1 कोमा L1 such that L1 is perpendicular टू L1। क्या खुद खुद के परपेंडिकुलर हो सकता है क्या, नहीं नहीं नहीं, खुद खुद के परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकता, ठीक है। सो ये जो है ये रिलेशन डिफाइन नहीं होगा कि कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती। सो वी कैन से दैट L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1। सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो फिर इस रिलेशन को हम क्या नहीं कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहेंगे, क्यों, खुद खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती। फिर यदि हम बात करें सेकंड सिमेट्रिक की, इफ L1 रिलेटेड टू L2, किस प्रकार से है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ऑल ऑफ L1 L2 बिलोंग्स टू L, देन इफ इट टॉकिंग अबाउट L2 रिलेशन L1, कि यदि L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगी, कि यदि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये लाइन भी तो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। सो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो L2 relation L1, so we can say that L2 is also perpendicular to L1, all of L1 L2 belongs to L। तो फिर ऐसा होगा, हमेशा होगा। सो दिस रिलेशन विल बी सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। बट इफ इट टॉकिंग अबाउट ट्रांजिटिव, यदि हम इस ट्रांजिटिव को समझे, देखो एक बार, जैसे ये लाइन है मान लो L1, ये लाइन है L2 और ये लाइन है L3, मतलब कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L3 के परपेंडिकुलर है। तो यदि हम L1 और L3 की बात करें, लाइन जो है बोथ साइड इनफाइनाइट तक चलती है, तो हम यदि L1 और L3 की बात करें तो ये तो पैरेलल हो गई, ये तो परपेंडिकुलर हुई ही नहीं। If L1 related to L2 and L2 related to L3, then L1 और L3 की यदि हम बात करें तो दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है, क्योंकि वो दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, वो तो पैरेलल हुई, ठीक है। बट होनी क्या चाहिए थी, रिलेशन क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है। तो बस इसी को हम लिखेंगे क्या, कि L1 relation to L2 means L1 perpendicular to L2, all of L1 L2 belongs to L।
and L2 relation to L3 such that L2 perpendicular to L3, then L1 not related to L3 या फिर L1 is not perpendicular to L3. So this relation is not ट्रांजिटिव रिलेशन. तो ये रिलेशन कैसा हुआ परपेंडिकुलर वाला? रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी नहीं है. तो बस यही हमें प्रूव करना था कि दिस रिलेशन आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट की यदि हम बात करें एग्जांपल नंबर 4, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन. रिलेशन आर जो है वो आपको गिवन है 1,1 2,2 3,3 1,2 और 2,3. ये आपको एक रिलेशन गिवन है. इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव. तो ये रिफ्लेक्सिव है. तो रिफ्लेक्सिव के लिए यदि हम बात करें कि इस सेट में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, 1 2 3. तो सभी एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए. 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए. तो देखो चेक करो. हाँ गुरुजी, 1 का 1 से भी है, 2 का 2 से भी है, 3 का 3 से भी है. ठीक है, तो ये रिलेशन कैसा हुआ? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ. तो फॉर रिफ्लेक्सिव all element A related to A means 1 1 belongs to R, 2 2 belongs to R, 3,3 also belongs to R. So this relation is reflexive relation. लिख देंगे this is reflexive relation. बट फिर यदि हम बात करें सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक रिलेशन मतलब यदि हम देखें, देखो इसमें कि 1 का रिलेशन है 2 से, तो फिर 2 का भी रिलेशन होना चाहिए किससे? 1 से. मतलब सभी एलिमेंट के लिए देखना, यदि एक भी एलिमेंट आपको ऐसा मिल जाए जो इनकी डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता, तो फिर वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होता. ठीक है, तो यदि हम बात करें 1 का रिलेशन 2 से है बट 2 का रिलेशन 1 से तो है ही नहीं, मतलब 2 1 तो इसमें लिखा हुआ ही नहीं है, तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं होगा. आप इसके लिए भी चेक कर सकते हैं 2 रिलेटेड टू 3 बट 3 इज नॉट रिलेटेड टू 2. तो सिमेट्रिक के लिए यदि हम बात करेंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 is not belongs to R. So this is not symmetric. तो फिर ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है. फिर यदि हम बात करें ट्रांजिटिव के लिए, और ट्रांजिटिव की यदि हम बात करें, देखो 1 का रिलेशन है 2 से और 2 का रिलेशन है 3 से, तो फिर 1 का रिलेशन भी 3 से होना चाहिए, और 1 का 3 से रिलेशन इसमें नहीं है, तो फिर ये ट्रांजिटिव भी नहीं है. तो हम लिखेंगे 1,2 belongs to R and 2,3 also belongs to R, but 1,3 is not belongs to R. कि मतलब 1 का 2 से, A का B से हो और B का रिलेशन C से हो, तब A का रिलेशन C से है तो वो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है. तो हम यदि बात करें एक का रिलेशन है 2 से, 2 का रिलेशन है 3 से, बट यदि एक के रिलेशन और एक का रिलेशन 3 से की बात करें तो ये इस सेट में नहीं है. तो फिर दिस इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन. तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है. क्लियर है? ओके, फिर हम नेक्स्ट बात करें. देखो एग्जाम्पल नंबर 5, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड. आपको
जेड का सेट गिवन है, जेड मीन्स ऑल इंटीजर्स। जेड क्या होता है जिसमें इंटीजर, इंटीजर कौन से होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव विथ इंक्लूडेड जीरो, सभी कंप्लीट नंबर। इंटीजर कौन से होते हैं, जो कंप्लीट नंबर होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड -1 -2 -3 -4 -5, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितने भी कंप्लीट नंबर है वो सब के सब क्या है, इंटीजर नंबर है। तो सेट जेड आपको क्या गिवन है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। और रिलेशन आर जो है वो आपको क्या गिवन है, ए कोमा बी सच दैट टू डिवाइड्स ए माइनस बी, ये आपको इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन, कौन से रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उस रिलेशन को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो हम पहले बात करें फॉर रिफ्लेक्सिव, reflexive we know that all element are related to itself, खुद से रिलेटेड हो, तो उस रिलेशन को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। सो आर इक्वल्स टू, इफ इट टॉकिंग अबाउट ए कोमा ए सच दैट टू डिवाइड्स ए माइनस ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। यदि आप कोई भी दो नंबर खुद का खुद से रिलेशन देखोगे तो उसमें किसी भी नंबर में से उसी नंबर को यदि सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो आपके पास हमेशा जीरो आएगा, और जीरो हमेशा टू से डिवाइड होगा। ठीक है, वो डिवाइड होना चाहिए, जो भी रिजल्ट मिल रहा है वो टू से डिवाइड होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि जीरो जो है वो टू से डिवाइड होता है। सो वी कैन से दैट दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। And if we're talking about second symmetric, सिमेट्रिक रिलेशन क्या मतलब, ए कोमा बी सच दैट टू डिवाइड ए माइनस बी, कि यदि टू जो है वो ए माइनस बी को डिवाइड करता है, तो हम कह सकते हैं यदि ये ए माइनस बी को डिवाइड करता है तो ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 2k। इस तरह से भी हम बोल सकते हैं कि यदि टू इसको डिवाइड करता है तो हम a माइनस बी इक्वल लिख सकते हैं 2 के, 2 का कोई मल्टीपल होगा तभी तो 2 से डिवाइड होगा। देखो अब यदि हम बात करें इफ देन, अब b का रिलेशन a से है तो फिर ये सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है। तो यदि हम बात करें देन r इक्वल्स टू b कोमा a सच दैट टू डिवाइड्स b माइनस ए, तो b माइनस ए मीन्स इसमें से माइनस यदि आप कॉमन लेते हो तो क्या बना, a माइनस बी बना, और a माइनस बी वी नो दैट 2k है, तो ये रिजल्ट क्या आया आपके पास, -2k। तो अब यदि आप इसको 2 से डिवाइड कराओगे तो हाँ बिल्कुल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज, दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। ये रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन भी है। फिर हम बात करें यदि ट्रांजिटिव की, यदि हम बात करें ट्रांजिटिव रिलेशन की कि ए रिलेटेड टू बी मींस ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, कि a माइनस बी जो है वो 2 से डिविजिबल है। और इफ b रिलेटेड टू c मींस b माइनस c इज ऑल्सो रिलेटेड, ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। अब यदि हम a और a का रिलेशन c से है कि a माइनस सी भी यदि डिवाइड होता है किससे, 2 से, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। तो यदि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2 देन वी कैन से दैट a माइनस बी इक्वल्स टू 2k।
और b minus c is also divisible by 2, so we can say that b minus c equals to 2m, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब a और इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। इफ वी एड द इक्वेशन 1 एंड 2, यदि हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो इधर तो क्या होगा, देखो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इधर क्या होगा 2k प्लस 2m, यहां तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया a माइनस सी इक्वल्स टू, इन दोनों में से 2 आपने कॉमन लिया तो क्या बचा k प्लस m। अब देखो a माइनस सी जो है वो इक्वल है किससे, किसके 2 ब्रैकेट k प्लस m से, तो 2 डिवाइड होगा, ये सॉरी a माइनस सी डिवाइड होगा किससे 2 से, क्योंकि 2 ऑलरेडी पहले बार आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कराओगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देखो k प्लस m बचेगा, k एंड m बोथ आर इंटीजर नंबर। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे a इज ऑल्सो रिलेटेड टू c, तो a related to c, so then the relation will be transitive relation, so this is ट्रांजिटिव रिलेशन। पूछ क्या रहा था, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये रिलेशन देखो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। यदि कोई एक रिलेशन तीनों को डिफाइन करता है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो फिर उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस प्रूव। क्लियर है, आई होप आपको समझ आया हो। फिर यदि हम नेक्स्ट की बात करें, एग्जांपल नंबर 6, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट ए। सेट ए आपको क्या गिवन है, देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये सेट ए आपको गिवन है, और रिलेशन आर जो है वो आपको क्या गिवन है, a comma b such that both a and b are either odd or even, a and b are either odd or even, कि मतलब a कोमा b की बात करें, a एंड b आर आइदर ओड और इवन, या तो a और b ओड नंबर है या फिर a और b इवन नंबर है। ओड तो कौन से हैं, 1 3 5 7, या फिर ओड की इवन की बात करें तो 2 4 6, ऐसे कह रहा है। तो यदि हम बात करें आगे क्या कह रहा है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सिमेट्रिक की यदि बात करें, पहले रिफ्लेक्सिव की यदि हम बात करें, आर इक्वल्स टू ए कोमा ए सच दैट ए एंड ए आर आइदर ओड और इवन, तो ये तो ए की नंबर है, यदि ए ओड है तो ये भी ओड, पूरा वो तो एक ही इसी एलिमेंट की तो बात कर रहे हैं, और यदि ये इवन है तो ये भी इवन। ठीक है, तो सभी एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, कि यदि वो तो चेंज ही नहीं हो रहा तो ओड और इवन तो अलग अलग होने चाहिए ना, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है कि ये तो ओड है और ये इवन है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, दिस रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बट इफ इट टॉकिंग अबाउट सिमेट्रिक रिलेशन, यदि हम सिमेट्रिक रिलेशन की यदि हम बात करें कि मींस आर इक्वल्स टू ए कोमा बी सच दैट ए एंड बी आर आइदर ओड और इवन, देन इफ इट टॉकिंग अबाउट बी कोमा ए, यदि ए और बी या तो ओड नंबर है या फिर इवन नंबर है, देन बी कोमा ए सच दैट बी एंड ए आर ऑल्सो ओड और इवन, कि यदि ए और बी या तो ओड है या तो इवन है,
तो बी कोमा ए भी ओड या होगा या इवन होगा? भाई हमने नंबर तो चेंज करे ही नहीं, बस हमने तो उनकी जगह चेंज करी है कि ए और बी, तो बी की जगह ए लिख दिया और ए की जगह बी लिख दिया। हमने तो उनकी जगह ही तो चेंज करी, नंबरों को तो चेंज किया ही नहीं। हाँ, नंबर चेंज होते तब हम वो देखते फिर क्या चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो यदि ए और बी यदि ओड है या फिर इवन है, ऐसे कह रहा है कि ए एंड बी बोथ आर ओड और इवन, या तो दोनों ओड है या फिर दोनों इवन है। यू नहीं कि एक ओड और एक इवन है, ठीक है, कि या तो दोनों ही डिजिट जो है, दोनों ही एलिमेंट जो है ओड है या फिर दोनों ही एलिमेंट इवन है। तो यदि हम इन दोनों की बात करें कि यदि ये दोनों एलिमेंट या तो ओड होंगे या फिर इवन होंगे, तो इनकी जगह भी चेंज कर देंगे, तब भी ये या तो ओड ही रहेंगे या फिर इवन रहेंगे। ठीक है, सो दिस रिलेशन विल बी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक है। If we're talking about transitive, if A comma B belongs to R, means A and B both are odd or even, and B comma C also belongs to R। ये कह रहा है कि A और B जो है वो या तो odd है या तो even है, और बी कोमा सी ऑल्सो ओड और इवन, क्योंकि बी तो यदि मान लो बी यहाँ पे ओड होगा तो यहाँ पे भी ओड होगा, ये ओड होगा तो सी भी ओड होगा फिर। और यदि बी मान लो यहाँ पे इवन है तो ए और बी दोनों इवन होंगे, और यदि बी इवन है तो बी यहाँ पे भी इवन है, तब बी और सी भी इवन होंगे क्योंकि बिलोंग करना चाहिए। देन इफ वी टॉकिंग अबाउट ए कोमा सी, तो ए कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, कि यदि ए ओड है तो सी भी ओड होगा, और यदि ए इवन है तो सी भी इवन होगा, दोनों सेम ही रहेंगे क्योंकि इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो ए कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सो दिस रिलेशन ऑल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, सो दिस रिलेशन विल बी इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर आगे क्या कह रहा है, फर्दर शो दैट all the element of the subset 1 3 5 7 are related to each other and all the element of, मतलब ये जो एलिमेंट है वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सभी देखो आपके पास क्या लिखे हुए हैं, सभी ओड नंबर लिखे हुए हैं। तो यदि आप इनमें से कोई भी दो नंबर ले लोगे, जैसे मान लो आपने 1 3 ले लिया, सो बोथ आर ओड नंबर। आपने 1 5 ले लिया, आपने 1 7 ले लिया, आपने 5 3 ले लिया, आपने 5 1 ले लिया, कोई भी दो आप इनमें से कोई भी दो एलिमेंट लोगे तो वो ओड ही होंगे। और ये रिलेशन क्या कह रहा है कि या तो ओड होने चाहिए या फिर इवन होने चाहिए। तो ओड है, बिल्कुल है, सभी रिलेटेड टू, सभी एलिमेंट रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। बट हम यदि दूसरे सेट की बात करें कि इस सेट के भी देखो सभी एलिमेंट जो है वो इवन है, तो इवन है तो ये भी एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, क्योंकि यदि आप 2 और 4 की बात करोगे तो बोथ आर इवन नंबर। तो कोई भी आप दो डिजिट ले लो, कोई भी दो एलिमेंट ले लो इसमें से, तो सभी के सभी दोनों क्या होंगे, इवन नंबर ही होंगे। तो ये भी इस रिलेशन के क्या होंगे, सभी एलिमेंट होंगे। मींस ऑल एलिमेंट ऑफ सेट दिस आर ऑल्सो रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, बट इफ वी टॉकिंग अबाउट but no element of the set 1 3 5 7 is related to any element of subset। कि यदि हम एक तो एलिमेंट ले ले इसमें से और दूसरा एलिमेंट ले इसमें से, जैसे मैंने इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लिया 3 और उसमें से ले लिया मैंने 4। अब यदि हम बात करें ए एंड बी की, तो बोथ आर ओड और इवन, नहीं 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 नहीं, एक ओड है एक इवन नंबर है। तो हमें आप एक एलिमेंट इसमें से लोगे और एक एलिमेंट इसमें से लोगे, तो दोनों एक, या तो एक तो ओड होगा और एक इवन होगा। ठीक है, बट हम क्या जानते हैं, रिलेशन क्या गिवन है, ए एंड बी आर आइदर ओड और इवन, या तो दोनों ओड होने चाहिए या फिर दोनों इवन होने चाहिए। बट हम यदि इन दोनों सेट के कोई एलिमेंट लेंगे तो एक ओड होगा और एक इवन होगा, तो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होगा अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन। सो इस सेट के सभी एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, आपस में रिलेटेड है, इस सेट के भी सभी एलिमेंट आपस में रिलेटेड है। बट यदि हम इस सेट के एलिमेंट
का इस सेट के एलिमेंट से रिलेशन की बात करें तो वो कोई भी एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इस सेट के एलिमेंट से रिलेटेड हो। क्लियर है? यही आपको प्रूव करना था, चेक करना था। क्लियर है? ये आपके एक्सरसाइज 1.1 के सभी एग्जांपल्स जो है विथ थ्योरी हमने डिस्कस करें, और अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। और कैसा आपको समझ में आया ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री राम।